पहला है हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट ऑब्वियसली जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। हॉल फुल नेम क्या है पता नहीं। ये जो है हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट में क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज। कि डेवलपमेंट और जनरेशन ऑफ अ potential difference whenever a current carrying conductor is placed inside the magnetic field। मतलब कंडक्टर जिसमें करंट जा रही है उसी में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। कैसे, वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक कंडक्टर ले लेंगे। रेक्टेंगुलर टाइप का कंडक्टर ले लेंगे ऐसा। ये जो है इसका एक फेस है, और ये मान लिया ये ए है, ये बी है, और ये कंडक्टर है ऐसा। सो दैट कि ये हॉल इफेक्ट हमें क्लियर कट कहोगे कि ऐसा कंडक्टर कहाँ होता है। ऐसा कंडक्टर नहीं होता है, डायमेंशन इसका बहुत स्मॉल होगा, बट हम थोड़ा सा क्लियरली हॉल इफेक्ट को देख पाए इसलिए ऐसा कंडक्टर लिया। होता ये हर टाइप के कंडक्टर में है कि इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं किसी डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इसको ले लेते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड ले लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। करंट फ्लो हो रहा है इसमें, करंट फ्लो हो रही है ऐसे। करंट इस क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है। कंडक्टर है सॉलिड कंडक्टर, ये हॉलो कंडक्टर है नहीं, ये सॉलिड कंडक्टर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सॉलिड है। तो अब इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, करंट का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि आई फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, वो करंट के डायरेक्शन में। करंट के डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल? करंट के डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है? तो वो मूव कर रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो वो जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहा है। तब ये सोचो कि अगर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सेपरेट होगा, मूव करेगा? यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू देखते हैं मतलब ऑब्जर्वर जो है यहाँ से इसको देख रहा है, तो उसको ये टॉप वाला फेस दिखाई देगा ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड डॉट हो गया क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है ऐसे। तब क्या ये डिफ्लेक्ट होगा? डिफ्लेक्ट होगा किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? वी क्रॉस बी करेंगे, क्यू वी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। पॉजिटिव चार्ज वी क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज किधर डेवलप होगा, डिफ्लेक्ट होगा? तो यहाँ से वी क्रॉस बी देखेंगे तो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये जो प्लेन है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा वैसे ही ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर डिफ्लेक्ट हुआ तो ऐसा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे धीरे धीरे एक्युमुलेट होना स्टार्ट होगा। अब अगर कंडक्टर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो अगर ये रीजन हम डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आया। इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में इस फेस पे डेवलप होंगे पॉजिटिव चार्ज, इस फेस पे, और नेगेटिव चार्ज इस फेस पे डेवलप होगा, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी
कहां से कहां, इस फेस से ऐसे, ऐसे, ठीक है। कहोगे ये तो एक ही चार्ज गया था, एक चार्ज गया, दो चार्ज गया, दो तीन चार्ज ऐसे माइग्रेट होने लगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, क्या इसका मैग्नीट्यूड पहले क्या था? पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 था। अब चार्ज का माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। यहां तक क्लियर हुआ होगा? अब मान लो कि हम ऐसा मानते हैं कि जो नेक्स्ट चार्ज आएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 3 जो भी है 9 चार्जेस अगर डिपॉजिट हुए हैं, 10 चार्जेस डिपॉजिट हुए हैं, तो जो नेक्स्ट चार्ज जाएगा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी जाने में। क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Q इंटू ई। और इसके वजह से एक तो मैग्नेटिक फोर्स भी है। मैग्नेटिक फोर्स किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में, इधर था, जो कि इसको डिफ्लेक्ट करा रहा था, जो डिफ्लेक्ट करा रहा था पहले। तो ये कितना फोर्स एक्ट करेगा? Q ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा है, Q वी इंटू बी। तो ऐसे केस में पहले तो ये देखो, ध्यान दो, ये जो चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ, पहले डिफ्लेक्ट किसने कराया? मैग्नेटिक फील्ड ने। मैग्नेटिक फील्ड ने अपवर्ड डायरेक्शन में इसको डिफ्लेक्ट कराया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 था। अब जब चार्जेस माइग्रेट होने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आना स्टार्ट हुई तो वो भी एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इधर, QE। अब ये जो है धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि ज्यादा चार्जेस डिपॉजिट हो रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे। किसी मोमेंट पे ये बैलेंस कर लेगा। किसी मोमेंट पे कब बैलेंस करेगा? जब इंक्रीज करता जाएगा। किसी मोमेंट पे इसने बैलेंस कर लिया, तो ये क्यू क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन इक्विलिब्रियम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड के होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? कि करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसमें चार्ज मूव किया, जब वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आया तो चार्जेस का सेपरेशन स्टार्ट हो गया। चार्जेस का सेपरेशन स्टार्ट हुआ तो उस सेपरेशन की वजह से कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जो कि चार्जेस के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने लगी। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जबकि नेट फोर्स 0 हो गए, उस मोमेंट पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी, और उस मोमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? हाँ भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी हर पॉइंट पे सेम है, हर जगह। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई होगी, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। क्या हम उस पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं? कोई बता सकता है? क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इसमें, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बताओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, कोई बताएगा? डायमेंशन तुम्हारे पास है। E into B. E into D. E इंटू बी और E इंटू ए। B, B, B. B. अच्छा, और कोई भाई? फिर कौन से फेस का पोटेंशियल डिफरेंस? नीचे और ऊपर वाला तो? हाँ, ये यही ना, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ सेटअप हुआ है वहीं तो। हाँ तो ए होगा। अच्छा ए होगा? तो चेंज कैसे कर? ये तो सारा, ये जो है ये कंडक्टर है, ये फेस है, हमें ये जो फेस दिख रहा है ना, ये पीछे वाला फेस, अगर हम इसको बोल देते हैं ए, बी, और ये जो है यहाँ से डॉट डॉट, ये जो कि हमें विजिबल नहीं है, उस फेस पे क्या होगा? इस फेस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस फेस पे ए बी। ये पीछे है जो विजिबल नहीं है, ए बी सी डी, ये दो तीन ही हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये ई एफ जी एच, ये फेस हमें कंप्लीट ये विजिबल है। तो जो विजिबल है वहां पे क्या आया? ये है फेस भाई, ये दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है?
ई और एफ दिखाई दे रहा है, एफ और ई, और ये कौन सा है, ये ए और बी है। इस फेज पे, इधर वाले फेज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर वाले फेज पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस वाले फेज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले फेज पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आया समझ में? यस सर। समझे? तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी बाई डी। डायरेक्शन हम जानते हैं कौन हाई पोटेंशियल पे होगा, पॉजिटिव वाला, तो E इज इक्वल टू वी बाई डी, डी वी बाई डी आर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू डी। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये है डिस्टेंस, ये डायमेंशन हमने क्या दिया है B। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वी डी इंटू डी, सॉरी B है, तो इसको यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं कि B वी डी इंटू बी। ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं हॉल वोल्टेज। बस समझ में आई है कि जितना ज्यादा कंडक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है फेस होती है, ये प्रॉब्लम क्यों फेस होता है, क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, होता तो है, बहुत ही कम होता है। कितना होता है, वो ऑलमोस्ट 1 गॉस के बराबर होता है। 1 गॉस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो बहुत ही वीक होता है, लेकिन मान लो कोई बड़ा कंडक्टर है बड़े साइज का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो बहुत कम होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हुए बहुत कम होती है। लेकिन अगर ये साइज कंडक्टर का बड़ा होता है तो ये वोल्टेज सिग्निफिकेंट हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्मॉल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो हॉल वोल्टेज ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाता है, बट ऐसा फेनोमेना होता है, और ये सिग्निफिकेंट हो जाता है जब कंडक्टर का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है, मतलब ये डायमेंशन बहुत ही बड़ी। आई बात समझ में? तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। थ्योरेटिकल हॉल इफेक्ट क्या है, हॉल इफेक्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेट होना across the faces of a current carrying conductor in the presence of external magnetic field। तो इसी को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट, और जो वोल्टेज डेवलप होता है दैट वोल्टेज इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। तो हमें ये पता होना चाहिए। ये चीज जो है, जैसे मान लो वाइवा वाइवा है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वहां पूछ सकता है। और जेई एडवांस एडवांस में कई बार क्या है कि इस पे पैसेज कॉम्प्रिहेंशन बना के इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उस सेंस में यूजफुल है, एप्लीकेशन बेस्ड। किसी को कोई डाउट इसमें जल्दी बता दो, आया समझ में? हॉल इफेक्ट क्या है, हॉल इफेक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना across the faces of conductor when it is placed in a external magnetic field। वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, b को जो भी डायमेंशन है इनटू वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला याद रख लोगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है वो एनसीईआरटी में है, और ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोनों चीज़ों के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी, थ्योरेटिकल के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी। साइक्लोट्रॉन, क्योंकि बेसिकली तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होता है ये सारे इंस्ट्रूमेंट पे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो डायग्राम है, वो डायग्राम एक बार एनसीईआरटी तो देखोगे ही, तो डायग्राम जो है हमें एनसीईआरटी वाला ही जो है बिल्कुल ड्रॉ करना है, बट हम दोनों तरह के समझने वाले डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। इसमें ऐसा होता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इसके ऐसे हॉलो डी शेप का चैम्बर होता है, ऐसे डी शेप का चैम्बर होता है ऐसा, थोड़ा सा जो लोग अच्छा ड्राइंग व्राइंग करते होंगे वो तो अच्छा बना लेंगे। ऐसा डी शेप, ये जो है डी डी शेप का होता है, ये हॉलो चैम्बर है। जैसे मान लो क्या क्या बोला जाए, कवर ओवर आता है मोबाइल फोन का, जैसे कवर आता है एक ऐसा, ये हॉलो है और डी शेप का होता है। दूसरा जो है इसी के सामने दो डी होते हैं ऐसे, टू डीज, ये एक ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये दो डी होते हैं। अगर हम टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये सेमी सर्कुलर ऐसा दिखेगा, ये
एक डी है और ये जो है दूसरा डी है, तो इसका नाम ही है डीज। ये जो है ये है डीज, ये दो डीज हैं और ये हॉलो हैं, इनके अंदर स्पेस है यहाँ पे, और ये कनेक्टेड होते हैं एक ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर क्या होता है? अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ये जो है ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर क्या करता है? अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि एसी जनरेट करते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट, आगे ये चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे और वो कैसे जनरेट होता है वो भी देखेंगे। तो ये क्या होता है, जो हमारे घर में आता है, जो हमारे घर में हाउस होल्ड सप्लाई है, वो क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कभी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऐसे पोलैरिटी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद चेंज होती रहती है। तो ये होगा, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर। तो ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इसे साइन टाइप का ग्राफ होता है, साइन टाइप का, कभी जो है वोल्टेज प्लस हो जाएगा, कभी वोल्टेज माइनस हो जाएगा, फिर ऐसे रिपीट करता रहेगा। तो इनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद होता है। और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसा, मतलब ये जो पूरा सेटअप है ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे मान सकते हैं कि, हाँ ठीक है, ऐसे डॉट मैग्नेटिक फील्ड अगर ले लेते हैं, ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिनोट करते हैं, ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले चीज तो तुम्हें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट मतलब हमारा बार मैग्नेट है, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जैसे हमारा बेल जो होता है, इलेक्ट्रिक बेल होता है, वो टेम्पररी मैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या परमानेंट मैग्नेट है? नहीं, करंट बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो हमारा सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, करंट भेजेंगे तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बार मैग्नेट क्या है, वो परमानेंट मैग्नेट है। अर्थ क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, जनरली हम प्रिफर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर दें। तो पहले तुम्हें इसमें समझना है कि साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, हमारे कंपोनेंट्स होता है। कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो ये डीज है, दूसरा जो है ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर है, थर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, और फोर्थ जो है चार्ज पार्टिकल का सोर्स है, चार्ज पार्टिकल का सोर्स, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। वो कहाँ होता है? वो यहाँ पे ऐसे प्लेस्ड रहता है, यहाँ पे छोटा सामने ये सोर्स रख दिया चार्ज पार्टिकल का। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हैं। तो आएगा तुम्हें कि एक्सप्लेन ब्रीफली द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड इट्स एप्लीकेशन एंड डिराइव द अप्रोप्रिएट इक्वेशंस इन्वॉल्वड इन द साइक्लोट्रॉन। तो तुम्हें बेसिकली ये कंपोनेंट्स और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखने आना चाहिए कि हॉलो चैम्बर है ये वो, तो थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये डीज है, ऑसिलेटर है, मैग्नेटिक फील्ड है और सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है, इतनी 4 चीजें हैं। तो इसका पर्पस क्या है, साइक्लोट्रॉन का पर्पस क्या है? साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज एक्सेलरेटर, ये जो है चार्ज एक्सेलरेटर। चार्ज एक्सेलरेटर मतलब है कि ये जो है चार्जेस को एक्सेलरेट कराता है। अब एक्सेलरेट कराता है तो कोई ध्यान से सोचेगा तो कहेगा सर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड से तो होता ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो कभी एक्सेलरेट करा ही नहीं सकता, मतलब स्पीड चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हुई है। तो अब इसका जो बेसिक पर्पस क्या है, साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज एक्सेलरेटर, ये जो है चार्ज को एक्सेलरेट कराता है। अब हम समझते हैं कि कैसे, इसका वर्किंग कैसे है। तो इसमें क्या किया कि इस ऑसिलेटर ने किसी मोमेंट पे यहाँ पे पॉजिटिव दिया और यहाँ पे नेगेटिव दिया। तो ये डी क्या है, ये डी
नेगेटिव पे हो जाएगा और ये पॉजिटिव पे हो जाएगा। तो इस डी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में, ऐसे। अब यहाँ पे मान लो कोई रेडिएक्टिव एलिमेंट है जिसने अल्फा पार्टिकल जनरेट किया, तो वो अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये ऐसे चार्ज पार्टिकल आ गया। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी गेन करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मूविंग चार्ज पे ही फोर्स अप्लाई करेगा, ध्यान से सुनना भाई, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि ये वेलोसिटी गेन किया, वेलोसिटी गेन करने के बाद इस पे तुरंत मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर देगा। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो वी क्रॉस बी से डायरेक्शन देखोगे, तो वी क्रॉस बी से जैसे ही ये एंटर करेगा वो तुरंत एस से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। वी क्रॉस बी क्या डायरेक्शन समझ पा रहे हो? वी पाम जो है अपवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड, तो ये जो है इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगा। अब डिफ्लेक्ट होके यहां से हाफ सर्किल जो है यहाँ पे राउंड मार लेगा। तो ये कितना हो जाएगा? t/2 टाइम के बाद। क्या इसका टाइम पीरियड, सर्किल ऑफ रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड तुम्हें पता है? 2πm/qb, याद करो, 2πm/qb। क्या ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है? यस, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। तो ये कितने टाइम के बाद यहाँ पे आएगा? ये जो है t/2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ये पहुंचा, ये ऑसिलेटर हमने ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है कि इमीडिएटली क्या करता है, ये पोलैरिटी चेंज कर लेता है। अब ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो जैसे ही रिवर्स हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर रिवर्स हुई तो ऐसा होने से फिर से वो चार्ज पार्टिकल अब इस गैप में आ गया और ये एक्सेलरेट हो गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? सिर्फ इसी गैप में है, तो वो गैप में पहुंच रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? वेलोसिटी देखो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये फिर ऐसे रिवॉल्व करेगा ऐसे। अब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो रेडियस के फॉर्मूले को याद करो, mv/qb। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ से बड़ी रेडियस में आएगा। क्या मान लो कि ये वैल्यू 10 सेकेंड है, मान लिया कि ये 10 सेकेंड है, ध्यान से, टोटल टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल मान लिया 10 सेकेंड आ गई। तो क्या हर 5 सेकेंड पे चार्ज पार्टिकल यहीं पे आएगा, इस गैप में पहुंच जाएगा? समझ पा रहे हो? हाफ टाइम पीरियड के बाद आधा सर्किल किया ना, तो 5 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया। फिर क्या इस केस में जब रेडियस इंक्रीज हुई तो भी वो 5 सेकेंड में ही यहाँ पे आ जाएगा? 5 सेकेंड में ही आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी से तो कहीं, वेलोसिटी यहाँ पे है, वेलोसिटी तो कहीं है ही नहीं। तो फिर से 5 सेकंड में आ गया। अब 5 सेकंड में ये फिर से डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये दोबारा प्लस हो जाएगा और दोबारा ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेट होता रहेगा और इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद यहाँ से जो है एक एग्जिट पॉइंट बना होता है, यहाँ पे एग्जिट पॉइंट बना होता है और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से एग्जिट कर जाता है, एग्जिट। यहाँ से चार्ज पार्टिकल एग्जिट कर जाएगा, जो भी यहाँ पे टारगेट है जहाँ पे हमें हिट करना है, ये है टारगेट, वहाँ पे हिट कर लेगा। ये चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर किया और ऐसे घूमते घूमते इसका जो है रेडियस बढ़ता जा रहा है, किसी मोमेंट पे जाके ये ऐसे यहाँ से एग्जिट कर जाएगा और जो भी हमारा टारगेट है, कोई रिएक्शन है, कुछ भी है, वहाँ पे जाके हिट कर देगा ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी हमें चाहिए। तो कितनी वेलोसिटी से वो जाएगा, कितनी वेलोसिटी से जाएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? इस रेडियस ऑफ डी पे। क्योंकि खुद सोचो कि अगर डी ऐसे है तो चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम रेडियस क्या होगी? क्या डी के रेडियस के बराबर होगी? चार्ज पार्टिकल की जो हम मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ले सकते हैं वो कितना होगा? ये डी के रेडियस के बराबर ही होगी ना। ये देखो, तो ये रेडियस ऑफ डी है, तो उस चार्ज पार्टिकल की जो रेडियस हो जाएगी, जो डी की रेडियस होगा, दैट इज इक्वल टू mv/qb। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? qbr/m। तो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट अ चार्ज पार्टिकल कैन गेन? तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको पुट कर देंगे, हाफ m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू q², b²r²/m²। m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। क्या ये बात समझ पाए? ये क्या है? ये डी की रेडियस है, ये हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, और यहाँ पे जो चार्ज है ये है, ऐसे ऐसे है, तो मैक्सिमम उस स्पीड से हम मूव करेंगे। और दूसरी बात, इस ऑसिलेटर की टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ऑसिलेटर को क्या करना है भाई? ऑसिलेटर क्या है? वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, ऐसा ऐसा, मतलब ये क्या है? ये 0 है, ये t/2 है, ये t है। ऑसिलेटर, अब ऑसिलेटर को डायरेक्शन चेंज करना है, जितने में ये हाफ साइकिल करे उतने में ये भी हाफ साइकिल करे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि t/2 इज इक्वल टू t/2 मीन्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर प्रतीक, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर is equal to capital T which is equal to 2 pi m by QB। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कॉन्सेप्चुअली रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। तो ये है, इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, सब कुछ आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सर्कुलर मोशन, सॉरी, ये चार्ज पार्टिकल के मोशन का देख लो। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीज, कंपोनेंट ऑफ साइक्लोट्रॉन, डीज ऑसिलेटर, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसके बाद इसका डायग्राम, डायग्राम के बाद फिर इसके इक्वेशंस। किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इक्वेशन लिखना मस्ट है एज कंपेयर टू तुम्हारे स्टेटमेंट्स के। स्टेटमेंट कहानी जो है दो चार लाइन की लिखोगे, उतने में 1 लाइन का स्टेटमेंट ही सफिशिएंट होगा। तो मैक्सिमम ऐसे इसमें लिख लोगे, मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल इज द रेडियस ऑफ डी। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो वो जेई मेन और वो दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो इसके कुछ डिमेरिट्स बताओ यार, डिमेरिट्स बताओ थोड़ा, डिमेरिट्स कोई बता सकता है? सोच के, यहीं से देख के कुछ बता सकते हो?